पहाड़ों में 2 मंजिला वाले मोहल्ले का जीवन। सुबह का समय मैदानी इलाके का एक हरा भरा मोहल्ला। ये कहानी एक ऐसे मोहल्ले की है जहां जमीन कम थी लेकिन दिल बड़े थे। लोगों के पास खेत नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी छतों और आंगनों को ही खेत बना लिया था। किसी की छत पर लाल लाल टमाटर लटक रहे थे तो किसी के आंगन में हरी मिर्च और धनिया महक रहा था। सब कुछ मिलजुल कर चलता था। मीरा अपनी छत पर लौकी की बेल ठीक कर रही है। नीचे से नीलम आवाज लगाती है, अरे मीरा दीदी, आज कढ़ी बना रही हूँ, थोड़ा धनिया मिलेगा क्या? मेरी छत का धनिया अभी छोटा है। अरे नीलम, ये पूछने की बात है? टोकरी ऊपर फेंक, मैं अभी तोड़ कर देती हूँ। और सुन, राजू के लिए थोड़ी मेथी भी ले जा, उसे मेथी के पराठे पसंद है। ओए बहुओ, बातों में ही समय बिता दोगी या मुझे चाय भी मिलेगी? देखो, मेरा पोता गौतम काम पर जाने वाला है। दादी, आज मुझे शहर वाले साइड पर देर हो जाएगी। सुना है कोई बड़ी कंपनी वाले आ रहे हैं हमारे मोहल्ले का सर्वे करने। भैया, ये कंपनी वाले रोज आते हैं, नक्शे बनाते हैं और चले जाते हैं। हमें क्या, हम अपनी मेहनत की रोटी खाते हैं। पर भैया, कल वो चश्मा वाला आदमी कह रहा था कि ये जमीन अब उनकी हो गई है। मुझे तो डर लगता है। डर मत प्रीति, हमारे पास हमारे दादा परदादा के कागजात तो नहीं है, पर हम यहाँ 50 साल से रीच रहे हैं। कोई हमें ऐसे कैसे निकाल सकता है? मोहल्ले की हंसी खुशी और छत पर लहलहाती सब्जियों के बीच एक अनजाना डर मंडरा रहा था। उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये हरी भरी दुनिया जल्द ही उजड़ने वाली है। काले रंग की बड़ी गाड़ियां आती हैं। सूट बूट में सेठ विक्रम और उसके गुंडे उतरते हैं। सुनो सब लोग, ये जमीन रॉयल ग्रीन्स कंपनी ने खरीद ली है। यहां एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनेगा। तुम सबको यहां से जाने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता है। ओए सेठ, ये क्या मजाक है? हमने अपना खून पसीना एक करके ये घर बनाए हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे। बुढ़िया, चुपचाप निकल जाओ, वरना बुलडोजर जब चलेगा तो घर के साथ तुम भी पीस जाओगी। ये देखो सरकारी नोटिस। ये नोटिस झूठा है, तुमने घूस खिलाकर बनवाया है। हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। बहस बढ़ती गई। सेठ के इशारे पर गुंडों ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। मोहल्ले के आदमी औरतें सब भिड़ गए, लेकिन सत्ता और पैसे की ताकत के आगे उनकी एक ना चली। राजू, पीछे हट जा, ये लोग मार डालेंगे। गौतम, बच्चों को अंदर ले चलो। आज रात तक ये जगह खाली चाहिए, वरना कल सुबह सूरज नहीं बुलडोजर दिखेगा। और वही हुआ जिसका डर था। रात के अंधेरे में जबरदस्ती घरों को तोड़ा जाने लगा। लोग अपना जरा सा सामान, रजाई और बच्चों को लेकर सड़क पर आ गए। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी। आसमान से ओस नहीं, बर्फ की तरह ठंडी हवा बरस रही थी। पूरा परिवार और मोहल्ले वाले सड़क किनारे अलाव जलाकर बैठे हैं। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। मेरा बच्चा ठंड से नीला पड़ रहा है। हम कहाँ जाएंगे गौतम भैया? हमारे पास ना छत है ना दीवार। भगवान, बुढ़ापे में ये दिन देखना था। मेरा बनाया हुआ घर, मेरी तुलसी, सब कुछ उस मलबे में दब गया। मैं हार गया दादी। मैं एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। तुम सबको सड़क पर ले आया। नहीं भैया, हम हारे नहीं हैं। अगर मैदानी जमीन अमीरों की है तो पहाड़ तो भगवान के हैं। सुहानी भाभी, तुम क्या कह रही हो? पहाड़ पर कहाँ जाएंगे? मेरा मायका जिस तरफ है उससे थोड़ा आगे नीला शिखर नाम की एक जगह है। वो पहाड़ एकदम वीरान है। वहां कोई नहीं जाता क्योंकि वहां रास्ता नहीं है, लेकिन वहां पत्थर बहुत मजबूत हैं। अगर हम हिम्मत करें तो वहां अपनी दुनिया बसा सकते हैं। पर वहां तो बहुत ठंड होगी और जंगली जानवर। यहाँ सड़क पर रहकर मरने से अच्छा है कि हम पहाड़ पर जाकर संघर्ष करें। गौतम, आप तो राजमिस्त्री है। राजू, आप भी मेहनती हैं। क्या हम अपना घर खुद नहीं बना सकते? तू सही कह रही है मीरा। हम भीख नहीं मांगेंगे, अपना महल खुद बनाएंगे। चलो नीला शिखर की ओर। पूरा मोहल्ला अपना बचा कुचा सामान पीठ पर लादे बैलगाड़ियों और पैदल ही पहाड़ की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था। बर्फीली हवाएं हड्डियों को चीर रही थी। भैया, हाथ सुन्न हो रहे हैं और ये चढ़ाई तो खत्म ही नहीं हो रही। बस थोड़ा और राजू भैया। वो देखो, वो जो बादलों के बीच चोटी दिख रही है, वही हमारी मंजिल है। पहाड़ पर पहुंचकर सब देखते हैं कि जमीन ऊबड़ खाबड़
और पथरीली है। यहाँ तो सिर्फ पत्थर है, न पानी का ठिकाना, न समतल जमीन। दादी, यही पत्थर हमारी ताकत बनेंगे। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, पर ये चट्टानें घर बनाने के लिए सोने जैसी हैं। और फिर शुरू हुआ इंसानी जज्बे का इम्तिहान। गौतम ने अपनी छेनी हथौड़ी उठाई और पहाड़ को आकार देना शुरू किया। चूंकि पहाड़ पर समतल जमीन कम थी, गौतम ने एक नायाब तरीका सोचा। सुनो सब लोग, यहाँ जमीन कम है और हमारे परिवार बड़े हैं। हम घर चौड़ाई में नहीं, ऊंचाई में बनाएंगे। हम 2 मंजिला घर बनाएंगे। लेकिन भैया, इतनी ऊंचाई पर ईंटें कैसे लाएंगे? हमें नीचे से ईंटें लाने की जरूरत नहीं है। हम इसी पहाड़ को काटेंगे, पहाड़ी ईंटें बनाएंगे। ये सीमेंट से भी मजबूत होंगी और ठंड में घर को गर्म रखेंगी। सब काम में जुट जाते हैं। पुरुष बड़े पत्थरों को चौकोर काट रहे हैं, महिलाएं गारा और मिट्टी तैयार कर रही हैं। गौतम, घर बनाते समय एक बात याद रखना, हमारी पुरानी छत पर जैसे मटके और कनस्तरों में बैंगन और मिर्च उगते थे, यहाँ भी वैसी जगह चाहिए। तुम दूसरी मंजिल पर थोड़ी चौड़ी बालकनी निकालना, हम वहाँ मिट्टी भरेंगे। बिल्कुल मीरा, हम छज्जों पर पुराने टायर और बोरियां रखकर उनमें सब्जी उगाएंगे। घर सिर्फ रहने के लिए नहीं, खाने के लिए भी होगा। दिन हफ्तों में बदले और कड़ाके की ठंड में उन्होंने पत्थर पर पत्थर जोड़े। देखते ही देखते पहाड़ की गोद में 2 मंजिला पत्थरों के घरों की कतार खड़ी हो गई, जिसके हर छज्जे पर खेती की तैयारी थी। घर तो बन गए थे, अब पेट भरने की बारी थी। सुहानी और मीरा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने देखा कि पहाड़ के ढलान पर थोड़ी थोड़ी जगह खाली है। यहाँ सीधी जमीन नहीं है तो क्या हुआ, हम पहाड़ को काटकर सीढ़ीनुमा खेत बनाएंगे। वहाँ आलू और प्याज अच्छा होगा। और घर खाली नहीं रहेगा। देखो, मैंने दूसरी मंजिल की रेलिंग पर पुरानी प्लास्टिक की बोतलों में धनिया और पुदीना लगा दिया है। मोहल्ला हरा भरा हो गया है। 2 मंजिला घरों पर खेती, छतों पर बांस के सहारे लौकी और तोरई की बेलें चढ़ाई गई हैं। बालकनी में बोरियों के अंदर मिट्टी भरकर अदरक और हल्दी उगाई जा रही है। घर के पीछे पहाड़ के ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेत है, जहां गोभी और मटर लहलहा रहे हैं। अरे वाह भाभी, ये लौकी तो हवा में झूल रही है। हमारा जुगाड़ तो यहाँ भी काम कर गया। देखो देखो, मेरी क्यारी में पहला टमाटर लाल हो गया है। वाह, ये तो शहर वाले टमाटरों से दुगना मीठा है। ये इस पवित्र मिट्टी और तुम्हारी मेहनत का असर है। राजू, अब हम इन सब्जियों को नीचे बाजार में बेचने जाएंगे, लेकिन हम किसी आड़ती को नहीं देंगे। हम अपनी दुकान खुद लगाएंगे। हर सुबह मोहल्ले के पुरुष ताजी सब्जियां, जो उन्होंने अपने 2 मंजिला घरों और पहाड़ी ढलानों पर उगाई थी, लेकर नीचे शहर जाते। पहाड़ी सब्जी के नाम से उनकी धूम मच गई। एक सुहावनी सुबह पहाड़ी मोहल्ले के 2 मंजिला घर। एक दिन रास्ता भटकते हुए 2 टूरिस्ट काव्या और अंकुश अपनी कार से वहां पहुंच गए। काव्या, देखो क्या जगह है ये। पत्थर के 2 मंजिला घर और हर घर हरा भरा। कहीं छत से कद्दू लटक रहा है तो कहीं खिड़की में मिर्च के पौधे। सच्ची, ये तो वर्टिकल गार्डन जैसा लग रहा है, एकदम नेचुरल। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पीने को पानी मिलेगा? मीरा बाहर आती है, हाथ में ताजा तोड़ी हुई ककड़ी है। पानी क्यों, आप ये ताज़ा ककड़ी खाइए, अभी छत से तोड़ी है, और लस्सी पीजिए। आइए, ऊपर वाली मंजिल पर बैठिए। टूरिस्ट ऊपर की मंजिल पर जाते हैं और बालकनी में उग रही सब्जियों के बीच बैठकर चाय पीते हैं। भाई साहब, क्या हम यहाँ 1-2 दिन रुक सकते हैं? हमें ये ताज़ा बिना दवाई वाली सब्जी खानी है और ये नज़ारा देखना है। गौतम और राजू एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। भैया, ये तो कमाई का नया रास्ता है। जी जरूर, ये ऊपर वाला कमरा खाली है, आप खुशी से रहिए। 1 साल बाद वही पहाड़ी मोहल्ला, जो अब गुलजार है। काव्या और अंकुश ने शहर जाकर सोशल मीडिया पर इस पहाड़ी मोहल्ले की तस्वीरें डाल दी। देखते ही देखते लोगों की लाइन लग गई। शहर के लोग जो भीड़ भाड़ से तंग आ चुके थे, शांति और शुद्ध खाना खाने यहाँ आने लगे। मोहल्ला अब बदल चुका है। 2 मंजिला घर, अब हर घर के ऊपर वाली मंजिल होम स्टे बन गई है। खेती, छतों और सीढ़ी नुमा खेतों में विदेशी सब्जियां भी उग रही हैं। दादी पर्यटकों को पुरानी कहानियां सुना रही है और बदले में वे उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं।
सेठ विक्रम अब अपनी कंपनी के काम से वहां से गुजरता है और रुकता है। ये तो वही लोग हैं जिन्हें मैंने भगाया था। आज ये मुझसे ज्यादा खुशहाल लग रहे हैं। इनके घरों पर भी खेत है। सेठ जी, आपने हमसे हमारी मिट्टी की झोपड़ी छीनी थी, लेकिन आपने हमें पत्थर का महल बनाना और पहाड़ पर सोना उगाना सिखा दिया। आपका शुक्रिया। हाँ, सेठ शर्मिंदा होकर चला जाता है। भैया, आज 4 कमरे बुक हुए हैं और सारी सब्जियां भी बिक गईं। और सुहानी दीदी, वो टूरिस्ट आपकी बनाई पहाड़ी चटनी की रेसिपी मांग रहे थे। दे दूंगी, पर स्वाद तो हमारे हाथों और इस पहाड़ का है, वो कहाँ से लाएंगे? इधर आओ मेरे बच्चों, देखो वक्त कैसे बदलता है। कल हम ठंड में ठिठुर रहे थे, बेघर थे। आज हमारे पास 2 मंजिला पक्के घर हैं, खेतों में सोना उग रहा है और दुनिया हमसे मिलने आ रही है। सच कहा दादी, ये पहाड़ बंजर था, पर हमारी एकता और मेहनत ने इसे स्वर्ग बना दिया। हाँ, ये सिर्फ घर नहीं, ये हमारा गर्व का मोहल्ला है। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी उन पत्थर के 2 मंजिला घरों और उनकी हरी भरी छतों पर पड़ती है। बच्चे खेल रहे हैं, टूरिस्ट फोटो खींच रहे हैं और पूरा परिवार अपनी छत पर खड़ा होकर नीचे की दुनिया को देख रहा है, सुकून और जीत की मुस्कान के साथ। कहते हैं मकान ईंटों से बनते हैं, लेकिन घर हौसलों से। जब कुदरत ने अपना कहर बरपाया तो इस परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने ठंड को ही अपनी ढाल बना लिया। ये कहानी है उस गर्म मोहल्ले की जिसकी नींव एक बहू की जिद ने रखी। स्क्रीन पर बर्फ की सफेद चादर के बीच एक रंग बिरंगा जादुई सा घर चमक रहा है। दीवारें ईंटों की नहीं बल्कि रंगीन ऊन, जूट और रुई की परतों से ढकी है। वर्तमान समय में घर के अंदर का दृश्य, हीटर जैसी गर्मी, बच्चे खेल रहे हैं। ओह माय गॉड समीर, देखो ये दीवारें कितनी सॉफ्ट है और गर्म भी। बाहर इतनी ठंड है और यहाँ अंदर तो लग ही नहीं रहा कि हम पहाड़ पर है। सच में रिया, मैंने 5 स्टार होटल्स देखे हैं, पर ऐसा इंसुलेशन तो कहीं नहीं देखा। भाभी जी, ये कौन सा मटेरियल है? इंपोर्टेड है क्या? इम्पोर्टेड नहीं भैया, इम्पोर्टेंट है। ये हमारी भेड़ों की वो ऊन है जिसे कभी कचरा समझकर फेंक दिया जाता था। आज यही हमारी छत है और यही हमारी दीवार। और समीर भैया, जिस सोफे पर आप बैठे हैं वो कोई इटालियन फर्नीचर नहीं है, वो पुराने ट्रक का टायर है जिस पर हमने पुरानी स्वेटर की कतरने भरी हैं। अरे वाह, क्या दिमाग लगाया है, मान गए। लेकिन भाभी, इतना सब कुछ सोचा कैसे? मतलब ये आर्ट, ये डिजाइन, ये सब एक गांव में? शौक से नहीं सोचा रिया जी, डर से सोचा था, मौत के डर से। 6 महीने पहले इन्हीं बच्चों के आंसू बर्फ बन रहे थे। रोशनी की आंखों में एक अजीब सी नमी और गर्व दोनों उतर आते हैं। कैमरा चिंटू और पिंकी के खुश चेहरों से हटकर खिड़की की ओर जाता है, जहां से बाहर का तूफान दिखता है। और वक्त पीछे मुड़ता है उस दौर में जब ये घर महल नहीं, एक टूटता हुआ खंडहर था और उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। माँ, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं माँ, बहुत दर्द हो रहा है। कुछ नहीं होगा मेरी गुड़िया, मैं अभी रगड़ती हूँ, अभी गर्मी आ जाएगी, बस थोड़ा सा सब्र कर ले। बड़ी माँ, भूख भी लगी है, पेट में चूहे नहीं बर्फ के गोले दौड़ रहे हैं। ये ले बेटा, खा ले। सूरज पापा बस आते ही होंगे, लकड़ियाँ लाएंगे तो आग जलाएंगे। क्या आप जलाएंगे दीदी? लकड़ियाँ गीली हैं। धुआं भर जाता है, सांस नहीं आती। बापूजी का दम घुटता है। मैंने कहा था शहर चलते हैं, पर नहीं, सबको यहीं मरना है। बहू, अपनी जुबान को लगाम दे। ये पुरखों का घर है, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? और शहर में क्या लाला जी आरती उतारेंगे हमारी? तो यहाँ कौन सी आरती उतर रही है बापूजी? देख नहीं रहे बच्चों का हाल? घर के अंदर कलह थी और बाहर कहर। तभी दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज आई। उम्मीद की एक किरण जगी कि शायद सूरज कुछ लाया होगा। सब दौड़कर बाहर आए, लेकिन सामने सूरज खाली हाथ खड़ा था और उसके सामने लाला धनीराम अपनी अकर के साथ। अरे ओ बापूजी, क्या विचार है? सर्दी बढ़ रही है और दाम घट रहे हैं। आज तो मार्केट और गिर गया। लाला जी, ऐसा मत कीजिए। पिछली बार आपने 5 रुपए बोले थे, आज 2 रुपए।
इतने में तो भेड़ों की कटाई का खर्चा भी नहीं निकलेगा। हमारे पास राशन नहीं है, बच्चे भूखे हैं। तो मैं क्या करूं? मैं क्या लंगर खोल दूं? देखो सूरज, बिजनेस है बिजनेस। ये ऊन मैली है, छोटी है, इसमें कांटे फंसे हैं। शहर में इसे साफ करने का पैसा लगता है, 2 रुपए किलो। देना है तो दो, वरना जला दो इसे, थोड़ी गर्मी मिल जाएगी। जलाएंगे नहीं लाला जी, और ना ही आपको देंगे। खून पसीने से पाला है इन भेड़ों को। अरे, घर की औरतें भी अब हिसाब सिखाएंगी। देखो भाई, जो अकड़ रहा है वो ठिठुर रहा है। अगर बच्चे ठंड से मर रहे हैं तो उन्हें यही ऊन उड़ा दो, शायद जान बच जाए। लाला जी आप जाइए यहाँ से, हम भूखे मर जाएंगे, पर आपको अपनी मेहनत कौड़ियों में नहीं देंगे। लाला अपनी जीप में बैठकर धूल उड़ाता हुआ चला गया। पीछे छोड़ गया मायूसी और एक भयानक सन्नाटा। सूरज जमीन पर बैठ गया, उसका सिर घुटनों में था। बापूजी की खांसी और तेज हो गई थी। गलत किया बेटा, बहुत गलत किया। 2 रुपए भी मिलते तो कम से कम बच्चों के लिए दूध आ जाता। अब क्या खाएंगे, क्या ओढ़ेंगे? मैं क्या करता बापूजी, मेरी आत्मा नहीं मानी, पर अब लगता है गलती कर दी। बच्चों की जान दांव पर लगा दी मैंने। नहीं सूरज जी, आपने कोई गलती नहीं की। लाला ने ताना मारा है, लेकिन रास्ता भी वही दिखा गया है। क्या मतलब दीदी, वो तो बेइज्जती करके गया है। उसने कहा ना, बच्चों को ऊन उड़ा दो, हम वही करेंगे। अगर ये ऊन भेड़ों को -डिग्री में जिंदा रख सकती है तो इंसानों को क्यों नहीं? दीदी आप होश में तो हो? वो कच्ची ऊन है, बदबूदार, गंदी, चिपचिपी। उसे कैसे ओढ़ेंगे? कीड़े पड़ जाएंगे शरीर में। सुमन, कीड़े गंदगी में पड़ते हैं, मेहनत ने नहीं। हम इसे धोएंगे, साफ करेंगे और इससे वो बनाएंगे जो लाला ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उस रात रोशनी ने हार नहीं मानी। बाहर तूफान चीख रहा था और अंदर एक नई क्रांति जन्म ले रही थी। रोशनी ने मीना और सुमन को उठाया। पहले तो वो हिचकिचाईं, लेकिन बच्चों की कांपती सूरत देखकर मां का दिल जाग उठा। तीनों बहुएं बाड़े में पहुंच गईं। भाभी, इतनी रात को हाथ जम जाएंगे। हाथ जमे तो चलेंगे चंपा, पर अगर हिम्मत जम गई तो सब खत्म। उठा कैची। रात के अंधेरे में लालटेन की रोशनी में भेड़ों की कटाई शुरू हो गए। दीदी, ये कितनी सख्त है, मेरे हाथों में छाले पड़ रहे हैं। छालों को भूल जा मीना, बस पिंकी का चेहरा याद रख। सोच, अगर आज हम न रुके तो कल वो गर्म कपड़े पहनेगी। दीदी पानी तो बर्फ जैसा है, इसमें हाथ डालते ही जान निकल रही है। सूरज जी, अंदर से वो बड़ा पतीला लाओ, हम पानी गर्म करेंगे। थोड़ी लकड़ी बची है ना? हाँ रोशनी, मैं अभी लाया। सूरज ने आखिरी बची हुई सूखी लकड़ियां जला दी। पानी गुनगुना हुआ और शुरू हुआ सफाई का काम। रीठे डालकर ऊन को धोया गया। बदबू और मैल निकला और उसके साथ ही निकली उनकी गरीबी की एक परत। पूरी रात काम चलता रहा। हाय दैया, देखो तो जरा, खाने को दाने नहीं और नवाबों की तरह ऊन धोई जा रही है। अरे ओ बापूजी, बहुएं सठिया गई हैं क्या? इस कचरे को घर में भरकर बीमारी फैलाओगी क्या? काकी तू अपने घर की फिक्र कर, मेरी बहुएं जो कर रही हैं वो समझदारी का काम है। तू जा यहाँ से। बापूजी, आप चिंता मत कीजिए, काकी को जवाब हम जुबान से नहीं अपने काम से देंगे। 2 दिन बीत गए। ऊन सूख गई, धुनाई हुई, लेकिन एक नई मुसीबत सामने थी। उनके पास सलाई नहीं थी। दीदी, ऊन तो तैयार है, धागा भी तकली पर बना लिया, पर बुनेंगे कैसे? सलाई तो है नहीं। सूरज जी, वो पुरानी साइकिल का पहिया कहाँ है जो कबाड़ में पड़ा था? वो पीछे पड़ा है, पर उसका क्या करेंगी? उसकी तिल्लियां निकालो, पत्थर पर घिसकर उनकी नोक बनाएंगे, वही हमारी सलाई बनेगी। वाह दीदी, इसे कहते हैं असली जुगाड़। और फिर शुरू हुआ निर्माण। उंगलियां चली, तिल्लियां टकराई। सुमन ने अपने शहर के फैशन का तड़का लगाया, मीना ने अपनी मेहनत डाली और रोशनी ने उसमें अपनी ममता पिरोई। तीसरे दिन शाम को रोशनी ने चिंटू और पिंकी को आवाज दी। चिंटू, पिंकी, यहाँ आओ, आंखें बंद करो। बच्चे आते हैं। रोशनी उन्हें मोटे, थोड़े खुरदरे लेकिन बेहद गर्म बनियान और टोपी पहनाती है। अरे ये क्या है बड़ी माँ? ये चुभ रहा है थोड़ा सा, पर क्या हुआ बेटा, उतार दूं?
नहीं, उतारना मत, ये तो बहुत गर्म है, जैसे मैं रजाई ओढ़कर चल रहा हूँ। पिंकी, तुझे ठंड लग रही है क्या? नहीं भैया, मेरे कान भी गर्म हो गए। माँ, अब मैं खेल सकती हूँ? हाँ बेटा, जी भर के खेल, अब कोई ठंड तुझे छू भी नहीं पाएगी। जीती रहो मेरी बच्चियों, तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन रोशनी, सिर्फ कपड़ों से काम नहीं चलेगा। रात को दीवारें बर्फ उगलता है, घर का क्या करें? जैसे शरीर को ढका वैसे घर को ढकेंगे। मतलब? देखो, ऊन का जो बुरादा बचा है, जो छोटे टुकड़े हैं, उन्हें फेंको मत। सूरज जी, मिट्टी का गारा बनाओ, हम उसमें ये ऊन मिलाएंगे। मिट्टी में ऊन? दीवार गिर जाएगी पगली। नहीं गिरेगी काकी, ऊन मिट्टी को पकड़ कर रखेगी और ठंड को बाहर। अब पूरा परिवार एक मिशन पर था। सूरज और रोशनी ने दीवारों पर ऊन मिश्रित मिट्टी का लेप लगाया। मीना ने पुराने जूट की बोरियों पर ऊन चिपकाकर मोटे पर्दे बनाए। सुमन ने कहा, घर गरीब का है तो क्या हुआ, बदसूरत नहीं होना चाहिए। उसने दीवारों पर रंगीन ऊन से फूल पत्तियां बना दी। छत पर पुरानी साड़ियों में रुई भरकर तान दिया गया। भाभी, वो पुराने ड्रम पड़े हैं, उनका क्या करें? ला इधर, मैं उन पर रस्सियां लपेट कर बैठने का मुड्ढा बना देती हूँ। हफ्ता भर बीत गया। घर का कोना कोना बदल चुका था। बाहर अब भी वही जानलेवा ठंड थी, लेकिन अंदर एक नई दुनिया बस चुकी थी। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। लाला धनीराम की जीप खराब हो गई। वो ठंड से ठिठुरता हुआ मदद मांगने आया। सूरज भाई, थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत ठंड है, हाथ काम नहीं कर रहे। अरे लाला जी, बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, हमारे गरीब खाने में आपका स्वागत है। लाला जैसे ही अंदर आया, उसे लगा वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। बाहर के शोर की जगह अंदर शांति थी, ठंड की जगह हीटर जैसी गर्माहट, और सबसे बड़ी बात, दीवारों पर लगी वो कलाकृतियां और फर्नीचर उसे घूर रहे थे। ये गर्मी कहां से आ रही है? हीटर लगाया है क्या? और ये दीवारें, ये मखमल की हैं क्या? मखमल नहीं लाला, ये वही कचरा है जिसे तुम जलाने को कह रहे थे। मेरी बहुओं ने उस कचरे से महल खड़ा कर दिया। देखिए लाला जी, ये कुशन कवर देख रहे हैं, ये उसी गंदी ऊन से बना है। कल एक अंग्रेज आया था, 5,000 रुपए देकर गया है एक जोड़ी के। 5,000? मैं तो 2 रुपए किलो। दाम चीज का नहीं, हुनर का होता है लाला जी। आपने हमें अपनी औकात दिखाई थी, हमने आपको अपनी काबिलियत दिखा दी। मुझे माफ कर दो बहू, मैं व्यापारी हूं, पर पारखी नहीं था। क्या मुझे भी एक ऐसी जैकेट मिल सकती है? दाम जो मांगोगी वही दूंगा। जरूर लाला जी, अब ये दुकान खुल गई है, गरम मोहल्ला में सबका स्वागत है। लाला ने उस दिन न सिर्फ अपनी गलती मानी, बल्कि गांव भर में ढिंडोरा पीट दिया। देखते ही देखते सूरज का घर एक अजूबा बन गया। जो काकी कल तक ताना मारती थी, आज अपनी पोतियों को रोशनी से काम सिखाने लाने लगी। रोशनी बेटी, मेरे हाथ में दर्द रहता है, मुझे भी वो सलाई चलाना सिखा दे, मैं भी अपने घर को गरम बनाऊंगी। आ जाओ काकी, ये हुनर किसी एक का नहीं, सबका है। सूरज और रोशनी ने साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर परिवार एक साथ खड़ा हो जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी घुटने टेक देती है। आज वो घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि उम्मीद का एक जीता जागता सबूत है। वर्तमान में वापसी। कमाल की कहानी है भाभी, सच में ये घर नहीं, एक प्रेरणा है। अगर उस दिन रोशनी ने हिम्मत ना दिखाई होती तो हम बिखर गए होते। इसने ऊन के धागों से सिर्फ स्वेटर नहीं, हमारे टूटे हुए रिश्तों और उम्मीदों को भी बुन दिया। हम ऊन के धागों की तरह है सूरज जी, अकेले हों तो कोई भी तोड़ दे, पर अगर एक साथ बुने जाएं तो कोई भी तूफान, कोई भी ठंड हमें छू नहीं सकती। स्क्रीन पर पूरा परिवार, दादाजी, सूरज, रोशनी, मीना, सुमन और बच्चे अपने रंगीन, गर्म और ऊनी घर के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हैं। बाहर बर्फ गिर रही है, लेकिन उनके चेहरों पर सूरज जैसी चमक है। बैकग्राउंड में बोर्ड लगा है, अपना गरम मोहल्ला, जहां दिल भी गर्म और घर भी।